हेलो एंड वेलकम टू आवर इकरा जीएस क्लासेस। आज हम लोग स्पीडी का पेज नंबर 23 से शुरू करेंगे। हम लोग ऑलरेडी पेज नंबर 22 तक और ये 810 एमसीक्यू ऑलरेडी जो हम लोग कर चुके हैं वो 810 एमसीक्यू ऑलरेडी हो चुका है हमारा। नवंबर मंथ का जो 31 नवंबर तक वन लाइनर होता है, 1 नवंबर से 31 नवंबर, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी। और आपका पेज नंबर 1 से लेके 22 तक ऑलरेडी ये वीडियो आ चुका है। 2 पार्ट में वीडियो आ गया है, ये 1 से लेके 12 तक और फिर 13 से लेके 22 तक। तो ये सब हमने कवर कर लिया है। 810 एमसीक्यू नवंबर 1 से लेके 31 तक प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा आप लोग को इसी चैनल पे। 1 से लेके 12 तक और 13 से लेके 22 तक। आज हम लोग फिर 23 से कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 23 से लेके आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है गिलबर्ट होंगबो। इसमें टोटल 187 सदस्य हैं, 187। नेक्स्ट हमारा इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में। इसका जो मुख्यालय है वो है लियोन्स, फ्रांस। और इसके जो महासचिव है वो है जुर्गेन स्टॉक। टोटल 194 सदस्य हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। और इसके जो महासचिव है वो है सरली बोच्वे। अफ्रीका के हैं वो। टोटल 56 देश है इसमें और 56वां देश जो है वो टोगो है। नेक्स्ट हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और इसके जो अध्यक्ष है वो है एंटोनियो गुतरेक्स। और इसमें टोटल 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य जो है वो है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट हमारा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी। और इसके जो अध्यक्ष है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। टोटल 191 सदस्य हैं और 191वां सदस्य जो है वो है लिंचेस्टाइन, वो लिंकस्टाइन भी बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। और इसकी जो मुख्यालय है वो है आपके वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो अध्यक्ष है वो है अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। और इसमें टोटल 189 सदस्य हैं। और 189वां सदस्य जो है वो है नौरू। नेक्स्ट हमारा खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ। एफएओ की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं या फिर हम बोले तो महासचिव हैं वो है क्यू टोंग्यू। टोटल 197 सदस्य है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नीदरलैंड। नेक्स्ट हमारा इसके अध्यक्ष जो है वो है यूजी इसावा। टोटल 194 सदस्य हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय वो है पेरिस, फ्रांस। और इसके जो महासचिव बोले, अध्यक्ष बोले, वो है आंद्रे ओजोले। और टोटल 195 सदस्य हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, 1946। और इसकी जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। और इसके जो प्रमुख है वो है कैथरीन रसेल। टोटल 191 सदस्य हैं इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके जो अभी हेड है, अध्यक्ष बोल सकते हैं, महासचिव बोल सकते हैं, वो है टेड्रोस अधानोम। टोटल 194 सदस्य हैं इसमें। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। और ये पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और इसका जो महासचिव है वो है माथियास कार्मन। और टोटल 37 सदस्य हैं इसमें। और 37वां सदस्य जो है वो है कोलंबिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाटो की, तो ये 1949 में बना था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसका जो महासचिव है वो है मार्क रूटे। टोटल 32 कंट्री है इसमें। और 32वां सदस्य जो है वो है स्वीडन।
नेक्स्ट हम बात करें कि यूएनएचआरसी, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा में। इसके जो उच्चायुक्त है, जो उच्चायुक्त है फिलिपो ग्रैंडी। टोटल 135 सदस्य है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें यूरोपीय यूनियन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके जो हेड है वो है उर्सुला वोर डेर लेयन। उर्सुला वोर वोन डेर लेयन। टोटल इसमें 27 कंट्री है। अभी जो ब्रिटेन जो है वो ईयू से बाहर हो चुका है ना, ब्रिटेन से बाहर हो चुका है। ओपेक 1960 में बना था ये। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके जो महासचिव है वो है हैथम अल घीस। टोटल 12 सदस्य हैं इसमें। नाम NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है इल्हाम अलीयेव। और इसमें टोटल 120 कंट्री हैं, 120 देश हैं। अब बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। 1961 में बना था ये लंदन के यूके शहर में बना है। और इसके महासचिव जो है वो है एग्नेस कैलम्बर्ड। टोटल 150 सदस्य हैं इसमें। अंकटाड, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है। और इसके जो महानिदेशक है वो है रेबेका ग्रीनस्पैन। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा UNDP। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। और इसके जो महासचिव बोल सकते हैं वो है अचिम स्टेनर। नेक्स्ट हमारा एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना था। और इसका जो अध्यक्ष है वो है मसातो कांडा। और इसमें टोटल 69 कंट्रीज है। और उसमें से 69वां जो सदस्य है वो है इसराइल। नेक्स्ट हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ये 2014 में बना था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो संघाई चीन। देखिए ये ADB है और ये NDB है, तो ध्यान रखना इसका ADB, दिस इज NDB। तो ऐसे ए के बाद M आएगा, और इसके बाद MN, और इसके बाद S आएगा, संघाई। मतलब ऐसे याद रखने के लिए ए के बाद M के बाद N के बाद S, है ना। तो ADB का कनेक्शन लगाना है मनीला फिलीपींस से। और NDB का कनेक्शन लगाना है संघाई चीन से, है ना। याद रखने के लिए जस्ट ये। इसके जो अध्यक्ष है वो है डिल्मा रूसेफ। एक टोटल 11 सदस्य हैं। 10वां सदस्य कोलंबिया और 11वां सदस्य जो है वो उज्बेकिस्तान बना है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ की बात करें आसियान की, इसमें टोटल इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसके जो महासचिव हैं वो है काओ किम हाउरन। काओ किम हाउरन। इसमें टोटल 11 सदस्य हैं। और 11वां सदस्य जो है वो है पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट बात करें अगर हम सार्क की, तो सार्क 1985 में बना था। काठमांडू नेपाल में इसका हेड क्वार्टर है। इसके जो महासचिव है वो मोहम्मद गुलाम सरवर। इसमें टोटल 8 कंट्री है, जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट बात करें G7 की, तो G7 की स्थापना हुई थी 1989 में। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में। और इसके अभी कोई अध्यक्ष नहीं है। 17, मतलब हर साल चेंज होते रहते हैं, शायद ऐसा हो। 17 कंट्री है इसमें, और ये विकासशील देशों का संगठन है। बात करें एपेक की, तो एपेक की स्थापना हुई थी 1989 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है सिंगापुर में। और प्रयूत चान ओ उनसुंग अंगस्वान, ये प्रयूत चान ओ उंगस्वान इसके हेड है। और इसमें टोटल 21 सदस्य हैं। और 21वां सदस्य जो है वो है वियतनाम। नेक्स्ट अगर हम बात करें UNHRC, ये 2006 में, और इसका बना था 2006 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ध्यान रहे UNHRC बोले या फिर UNHRC बोले, HCR बोले, दोनों का हेड क्वार्टर जिनेवा में ही है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। इसके जो मतलब अध्यक्ष हैं वो है फ्रेडरिको वेलेगास। टोटल 47 सदस्य है इसमें। 47वां सदस्य चेक गणराज्य बना है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। और इसका भी हेड क्वार्टर जिनेवा में ही है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नाकोजी नागोजी ओकुंजो इवेला। नागोजी इकुंजो इवेला। टोटल 166 सदस्य हैं। 166वां सदस्य जो है वो है तिमोर लित्से। तिमोर लित्से। SM की बात करें, SM 1996 में बना था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। टोटल 91 राष्ट्र हैं। और दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। टोटल 53, दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक अफ्रीकन यूनियन और एक यूरोपीय यूनियन है इस पे। हम बात करें बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। इसका जो हेड क्वार्टर है
वो है आपका ढाका में। इसके जो महासचिव है वो है इंद्रमणि पांडे। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या, टोटल देश कितने हैं इसमें, टोटल 7 देश है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में। और इसके जो महासचिव हैं वो महासचिव हैं चांग मिंग, जो कि चीन के हैं। और इसमें टोटल 10 सदस्य हैं। 10वां सदस्य जो है वो बेलारूस बेलारूस का है, बेलारूस है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और मजे की बात है कि इसका भी हेडक्वार्टर ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका भी हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। और ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है। बल्कि एक ही बिल्डिंग में है, एक ही कैंपस में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं पियोत्र हॉफमैन्स्की। और अगर हम बात करें, इसमें टोटल 124 सदस्य हैं। और 124वां सदस्य जो है वो है मलेशिया। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीकन यूनियन, AU, अफ्रीकी संघ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अदिस अबाबा। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं पॉल कागमे। और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या है 55। IBSA, इब्सा, इब्सा में पता चल रहा है I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील, SA फॉर साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुगाना, स्विट्जरलैंड। अभी इसके फिलहाल कोई अध्यक्ष नहीं है। और इसमें टोटल 3 सदस्य, भारत, ब्राजील, अफ्रीका। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है संघाई चीन में है। लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा इसके अध्यक्ष हैं, अभी हेड हैं। और इसमें टोटल 11 सदस्य हैं। 11वां सदस्य जो है वो है इंडोनेशिया। अच्छा, ब्रिक्स में टोटल कितने, 11 सदस्यों के नाम जरूर कमेंट्स करके बताएंगे आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। ISA इंटरनेशनल सौर संगठन या फिर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, इसमें टोटल इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके जो महानिदेशक हैं वो आशीष खन्ना। टोटल 107 सदस्य हैं। 107वां सदस्य जो है वो मोल्डोवा, कौन सा है, मोल्डोवा, इसका 107वां सदस्य है। चलिए, इसी के साथ हमारा पेज नंबर 23 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2014-15 में हुए हैं उसके। जैसे सबसे पहले बात करें G20 की, तो इसमें सीरियल वाइज ध्यान रखना है। G20 शिखर सम्मेलन अभी कहाँ पे हुआ है, तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। तो जी ट्वेंटी का 20वां संस्करण, है ना, G20 का 20वां संस्करण जो हुआ है, G20 का 20वां संस्करण जो हुआ है, वो 20वां संस्करण कहाँ पे हुआ है, तो हुआ है साउथ अफ्रीका। और इस जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ है। और अगर हम बात करें 19वां, तो 19वां हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। G20 का 19वां संस्करण रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। अगर हम, सॉरी, G20 का ही 19वां संस्करण है ये। और, और ये है आपका 20वां संस्करण। 21वां संस्करण क्या होगा, कहाँ पे होगा, G20 का 21वां संस्करण ये होगा आपका USA में। अगर पूछ ले G20 का 18वां संस्करण, ये तो 21वां संस्करण है, अगर G20 का 18वां संस्करण, तो वो हुआ था भारत में। तो इसको मैच करने के लिए दे सकता है, मैच द फॉलोइंग। तो ध्यान रखते हैं, G20 का 18वां संस्करण भारत में हुआ था, 19वां संस्करण रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और अभी हाल फिलहाल वाला 20वां है ना, G20 20वां 2025 वाला। ये 2025 वाला का है आपका जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। और जो 2026 में होगा वो होगा USA में। ये जरूर से जरूर याद रखेंगे आप लोग, पेयर, ऐसे पेयर वाइज करके। कि फिर से एक बार बता देते हैं, 18th, 19th, 20, 21, ये किसके लिए, तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए। तो 18th का इंडिया में हुआ था, है ना। 19th का कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था ये। और अगर हम बात करें 20th का, जो 2025 में हुआ है, ये 2025 में हुआ है, ये 2024 का है। और ये 2023 का है जो भारत में हुआ था। और अगर हम बात करें 20th का, तो ये हुआ है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। और 21 की बात करें तो ये होगा USA में, जो 2026 में होगा। तो इसको पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा कि 30वां संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो इतना ध्यान रखना है कि जो 10 से 21 नवंबर को 2024 में हुआ था, वो था
बेलम ब्राजील। और इसके पहले 29 वाला हुआ था, वो होता बाकू अजरबैजान। इसके लिए भी थोड़ा सा देख लीजिए। COP 20, COP 29 और COP 30, COP 30 और COP 31, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको। COP 31। तो 29 जो हुआ था वो होता बाकू अजरबैजान, जो 2024 में हुआ था। बाकू, बाकू अजरबैजान। और 2025 में बैठना था फिर इन लोगों को। ये 25 ही होगा, यहाँ पे गलत हो गया, ये है ना। ये 2025 होगा। 10 से 21 नवंबर 2025, अजरबैजान। और जो COP 30 हुआ था, जो कि ये 2024 का है। और जो COP 30 हुआ था, वो COP 30 हुआ था आपका बेलम ब्राजील। बेलम ब्राजील, ये 2025 में हुआ है। और 2026 में होगा, ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ये कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में, 2026। अब देखिए यहाँ पे भी, अगर हम बात करें, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे ब्राजील है, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे ब्राजील है। तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय, 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा, मतलब ISA 2025, ये कहाँ पे हुआ है? तो भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी। थीम क्या है इसका? इसका थीम है एक सूर्य, एक विश्व और एक साझा संकल्प। ब्रिक्स की बात करें तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है वो 2025 में हुआ है ना। 6 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, 2025 तक। और ये हुआ है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ब्रिक्स का कहाँ पे हुआ है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। देखिए इसको आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, जैसे इसका नाम है BRICS, ब्रिक्स है ना ये। तो देखिए 16वां संस्करण, अगर हम बात करें 16वां संस्करण की ब्रिक्स की, ब्रिक्स का जो 16th नंबर का ये हुआ था, 16। तो 16 वाला कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कजान, रूस। कजान, रूस कहाँ पे? तो सॉरी, कौन से ईयर में? 2024 में। 17 नंबर का कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। तो ये कब हुआ? 2025 में। और 17 18 कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका भारत में। इसका होगा कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में कब? 2026 में। अब देखिए जरा सर, इसका नाम क्या है? BRICS। अच्छी बात सबसे ये है कि इसको लेटर वन से स्टार्ट करिए। मतलब होता तो ऐसा ईयर होता है जो मतलब लेटर वन से स्टार्ट ना कर पाते, क्योंकि ये इन लोग का अल्टरनेट ही चलता है जिस देश में होना है। जैसे अगर हम लेटर बी से बोल दें तो ब्राजील। तो ब्राजील में हुआ था कब? 16 वाला हुआ था 2024 में। और आर से, उल्टा लिख दिया क्या भाई? ये तो रूस का जान होगा ना। 16 हुआ था कजान, रूस। 16 हुआ था कजान, रूस। और उसके बाद अच्छा, ये वाला थोड़ा सा अल्टरनेट हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये वैसे अध्यक्षता इसका, मतलब ऐसे लाइन बाई लाइन नहीं चलता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा इन लोगों का अल्टरनेट हुआ है। मतलब क्या ही इसमें ट्रिक बताए, छोड़िए इसको। मतलब ये उल्टा ही पड़ गया। तो पहले हुआ है 2024 में हुआ है आपका कजान, रूस में। और फिर उसके बाद ब्राजील में हुआ है 2025 वाला रियो डी जेनेरियो। और फिर हमारा भारत का बारी है 2026 में। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जिस साल हम लोग एग्जाम देंगे उस साल, मतलब 2026 में एग्जाम देंगे, तो 2026 में जो अध्यय इसका मतलब सम्मेलन होगा, वो होगा भारत में। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाटो की, तो 35वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है, देखिए ये सबको थोड़ा सा टाइम दे के इधर उधर की बातें ना कर किया जाए तब तक ये ध्यान नहीं रहता है। मतलब इतने सारे सम्मेलन है, सब आगे पीछे खिचड़ी बन जाता है। तो नाटो का शिखर सम्मेलन जो होगा, वो होगा आपका हेग, नीदरलैंड। और इसका जो 34वां नंबर का हुआ था, वो हुआ था वाशिंगटन DC। और इसका 36वां नंबर का हुआ था, ये हुआ था तुर्की में। ध्यान रहे नाटो का जो है, ये विकासशील देशों में ही ज्यादातर होते हैं, 99% केस में ये विकासशील देशों में ही होते हैं। विकसित देशों में इसका, सॉरी, विकसित देशों में ही होते हैं, विकासशील देशों में नहीं। डेवलपिंग कंट्री में ये लोग नहीं करते हैं। डेवलप्ड कंट्री है जो ऑलरेडी, उधर ही इसका क्या होता है? सम्मेलन होता है। नेक्स्ट हम बात करें G7। तो G7 का हुआ था कनाडा में, जिसका नाम है कैनानेस्की, कैनानेस्किस, है ना। 91वां था ये। और G7 का शिखर सम्मेलन 2025 का 51 नंबर का था ये। और ये हुआ था कैनानेस्किस, कनाडा में। भारत के जो प्रतिनिधित्व थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और इसका जो 50वां सम्मेलन हुआ था वो था इटली।
और इसका 52वां सम्मेलन जो होगा वो होगा फ्रांस 2026 में। फिर इसको भी जानना जरूरी है, जैसे 2024 की बात करें, 2024 की और 2025 की और 2026 की, एक पहले वाला और एक बाद वाला याद रखना है। तो ऐसे याद रखेंगे तो सही रहेगा। अगर हम बात करें तो ये था आपका 50वां नंबर का, और 2024 में ये था आपका 51 नंबर का, और ये था आपका 52 नंबर का। तो ये 2024 में जो हुआ था, 2024 वाला हुआ था इटली में, 2024 हुआ था इटली में। उसके बाद हुआ कैनानेस्किस, 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 और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका कनाडा में, CANADA, है ना। और 2026 में होने वाला है, वो होने वाला है फ्रांस में। ठीक है। तो 50 नंबर का 2024, अब इसके साथ देखिए पूरा याद रह जाएगा। 50 नंबर का, अब वो कुछ भी पूछे, मतलब 2025 का, 26 का, 50 नंबर का या 51 नंबर का, तो 50 नंबर 2024 इटली, 51 नंबर 2025 कैनास्किस, और 52 नंबर 2026 फ्रांस। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 46वां शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन। तो 46 नंबर का, 44 और 45 और फिर 46 रहते हैं। इन लोग का पहले से तय नहीं किया जाता है। तो 44th, 45th और 46, ये किसके लिए, तो आसियान के लिए। तो आसियान कंट्री का जो सम्मेलन, तो 44th में जो हुआ था वो हुआ था, अच्छा 44 और 45 एक साथ ही हुआ था, है ना, किसी कारण से एक साल नहीं हुआ। 44th और 45 ये एक साथ ही हुआ था, और ये हुआ था वियत, नहीं नहीं माफ करेंगे, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दो हुआ था, मैंने लगा एक ही दिया हुआ है इसलिए। 44th हुआ था आपका, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए तो जरा, ये शायद कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। ये 44th और 45th दोनों एक साथ हुआ था, और ये हुआ था लाओस की कैपिटल वियंतियाने में, है ना। और 46 नंबर का जो हुआ है, ये हुआ है आपका कोलालमपुर मलेशिया में, है ना, जो कि 26 मई से 2025 में हुआ, 26 से 26 टू 27 तक का। नेक्स्ट है हमारा 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, IORA, नहीं, हाँ, IORA, इसका जो 24वां संस्करण का आयोजन हुआ है वो हुआ है आपका वर्चुअली। इसको ये वर्चुअली से हुआ है, मतलब ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वर्तमान में वो है श्रीलंका। इसकी थीम क्या है, तो भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर बनाना। भारत प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो सचिव पुर पी कुमारन। नेक्स्ट हमारा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025, इसका आयोजन 21 मई 2025 को हुआ है, और ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है, विश्व स्वास्थ्य सभा का। इसका थीम है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट हमारा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन जो हुआ है रोटरडैम नीदरलैंड में हुआ है, और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी। AI आर्टिफिशियल एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 ग्रैंड पैलेस पेरिस, फ्रांस। कहाँ पे हुआ इसका आयोजन, ग्रैंड पैलेस पेरिस, फ्रांस। इसका विषय था सार्वजनिक सेवा, AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन। नेक्स्ट है हमारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, ग्रैंड पैलेस पेरिस, फ्रांस। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट। और इसकी अध्यक्ष सह अध्यक्षता किसने की है, तो प्रेम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है हमारा विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025, कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन, तो ये हुआ है दावोस स्विट्जरलैंड। और इसकी थीम क्या है, तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। नेक्स्ट हमारा 9वीं स्क्वाड विदेशी मंत्री बैठक 2025, तो इसका आयोजन जो है 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन DC, और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा हुआ है। बैठक की मेजबानी तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, और भारत का प्रतिनिधित्व किया था इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, मिस्र में। और इसकी बैठक के विषय का थीम, मतलब थीम जैसे बात कर ले, विषय क्या था, तो युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन।
नेक्स्ट हमारा 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 वाला। मैंने अभी G20 का सारा बताया आप लोगों को। तो 19वां G20 का कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। इसका थीम क्या था? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना। भारत का प्रतिनिधित्व किया था इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका 18वां हुआ था नई दिल्ली में, मैंने बताया पहले ही। और इसका 20वां दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, जो कि इस बार हुआ है। और अगली बार कहाँ पे होगा? तो अगली बार होगा यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। G20 का है ना। नेक्स्ट है हमारा कि 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक, जिसको बोलते हैं CHOGM 2024, इसका आयोजन हुआ है अपिया सामोआ में। और इसकी विषय थी वन रेसिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग और ओवर कॉमनवेल्थ। इसी के साथ हमारा पेज नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलते हैं पेज नंबर 25 पे, जो है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। वो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन। जैसे 11वां नंबर का भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जो कि 2025 में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो विज्ञान से समृद्धि लाना, आत्म भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। 9वां इंडियन इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, इसका आयोजन हुआ है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में, है ना। और इसका जो विषय था वो था इनोवेटेड टू ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, ये कहाँ हुआ है? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में, है ना। ध्यान रखना, मुंबई याद रखना है, यहाँ से दिल्ली याद रखना है ना। और चंडीगढ़ याद रखना है। नेक्स्ट हमारा कि अच्छा, इसका थीम क्या था? तो एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में हुआ है। और इसकी विषय क्या थी? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2025, ये कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। और इसका जो विषय था कर्म, पुनर्जन्म, परागमन और अवतार सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त कमांडर सम्मेलन, 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ है। और ये इसका जो विषय था सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का चौथा संस्करण जो है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो वह है यशोभूमि द्वारका और न्यू दिल्ली में, है ना। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का चौथा संस्करण यशोभूमि द्वारका और न्यू दिल्ली। विषय क्या है इसका? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। विषय था कालचक्र, लोभ, शांति और ग्रह। इसके मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। जल स्थिरता सम्मेलन 2025, ये इसका भी आयोजन कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। इसका थीम क्या था? तो औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया कार्निवल, इसकी भी आयोजन कहाँ पे हुई है? तो न्यू दिल्ली में। इसके आयोजक कौन थे? तो भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। एरो इंडिया शो 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये यलहंका एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलुरु कर्नाटका। इसका थीम क्या था? तो रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। रनवे, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है हमारा विश्व पुस्तक मेला, ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। फोकस देश कौन सा था? तो वो था रूस। थीम क्या है इसका? गणतंत्र @75। नेक्स्ट हमारा 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये कहाँ पे हुआ है आयोजन इसका? तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार करना। नेक्स्ट है हमारा कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो है वो कहाँ पे मनाया गया है इसका आयोजन? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजन इसका किया गया है। और 8 जनवरी से 10 जनवरी तक इसको मनाया गया। किसके द्वारा? तो विदेश मंत्रालय और तथा द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि कौन थे इसके? तो क्रिस्टीन कार्ली कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। सम्मेलन का थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और जो 17वां इसके पहले जो 2023 में हुआ था, वो हुआ था इंदौर, मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025,
इसका आयोजन ये भी हुआ था भुवनेश्वर के उड़ीसा में। और इस किसके द्वारा आयोजन किया? तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे अमेरिकी पैसिफिक न्यूज़वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगति। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो, इसका आयोजन देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। और इसका जो विषय था वो था डिजिटल स्वास्थ्य के लिए, डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट हमारा पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वह न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि चौथा राष्ट्रीय हिंद विज्ञान सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपका भोपाल के मध्य प्रदेश। अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्मूलन। नेक्स्ट हमारा पांचवा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ये कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। विषय थी युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। विंग्स इंडिया 2024, इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। और इसकी थीम थी अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार कैंपेगौड़ा बेंगलुरु का है जो, और इंदिरा गांधी ने जीता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार किसने जीता है? तो वो स्काईवेज एयर सर्विसेज ने इसका पुरस्कार जीता है। आप लोग को मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि इसमें मैक्सिमम याद रखना है दिल्ली में हुआ है। लेकिन मैक्सिमम दिल्ली में हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आए सबको दिल्ली ही लगाते चलना है। जो अलग है उसको पहले अलग कर लीजिए। जैसे इसको हम अलग कर लिया कि विज्ञान, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ की। बाकी देखिए ये दिल्ली में है, ये मुंबई में, मैंने इसको मार्क कर लिया कि जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, पहले अलग अलग याद करेंगे। ई गवर्नेंस का 28वां सम्मेलन हुआ है आंध्र प्रदेश में, है ना। उसके बाद 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म शिखर सम्मेलन गुजरात में हुआ है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन पश्चिम बंगाल में। फिर से दिल्ली 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 दिल्ली। और ये आपका बेंगलुरु एयर इंडिया शो बेंगलुरु। फिर अगर हम बात करें, ये विंग्स इंडिया हैदराबाद में हुआ है। फिर से पांचवा राष्ट्रीय युवा और राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव, ये भोपाल मध्य प्रदेश, अलग के लिए इसको। और यहाँ पे आयुर्वेद कांग्रेस का, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में। और आपका युवा प्रवासी भारतीय दिवस ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा। और प्रवासी दिवस सम्मेलन, युवा प्रवासी भारतीय दिवस और युवा दोनों तो हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। आपका ये दिल्ली और ये भी दिल्ली। तो दिल्ली अगर इसमें देखा जाएगा तो ध्यान से अगर देखेंगे तो जो पहले अलग वाला है कौन सा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले 11 को याद कर लीजिए, बाकी सब के लिए दिल्ली ऐड करके। और उसके साथ सबको ये सब ध्यान रखिए कि सेमिकॉन इंडिया, है ना, इस तरह से। चलिए चलिए, आई होप कि आप लोग ऐसे करके याद करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पेज नंबर 26 की तरफ। और पेज नंबर 26 में क्या है हमारा? पेज नंबर 26 है कि 2023 से लेके 25 तक के जितने भी ऑपरेशन हुए, मतलब ऑपरेशन चलाए गए हैं विभिन्न तरह की एजेंसियों के द्वारा, उसको हम लोग आज करने की कोशिश करते हैं खत्म। पहला है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड रन। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड रन, तो ये चलाया गया है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है ये। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। ये नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड रन और सदर्न स्पीयर, एक तो राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा और एक नार्को आतंकवादी नेटवर्क के द्वारा। ऑपरेशन फायर ट्रेल, तो फायर ट्रेल भारत में चीनी पटाखों को गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट हमारा ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन था ये। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन महादेव। इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मुस्कान 11, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन जो है वो असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन फाल्कन, फाल्कन एक बर्ड है। तो इसमें असम में गैंडों को अवैध शिकार से बचाने के लिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका काल नेमी।
कालनेमी जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर धोखा देने वाले के खिलाफ है ये। ऑपरेशन शिवा, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था ये, मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन सिंधु, भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने पैमाने का और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था ये। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया था। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन शील्ड, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड जो है वो जो भी पाकिस्तान से सटे जो राज्य थे उनमें मॉक ड्रिल किया गया। ऑपरेशन केलर, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में लश्कर तैयबा के आतंकियों को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। ऑपरेशन चक्र 5, सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ। ऑपरेशन ब्रह्मा, भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजा था। डेविल हंट, बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। नेक्स्ट हमारा सद्भाव, ये है भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें सम्मिलित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु। नेक्स्ट हमारा राइजिंग सन, वो है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। बाम्बी बकेट, वायुसेना द्वारा नैनीताल में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन शील्ड, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया। ये ऑपरेशन शील्ड 2 जगह मैच कर जाएगा ना, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन संकल्प, तो ऑपरेशन संकल्प जो है वो भारतीय नौसेना के तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया। ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। ठीक ही तो, मैंने तो ठीक ही बोला था। ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। ऑपरेशन ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है। ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल
करने के लिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा ऑपरेशन पेज नंबर जो 26 है ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, और वो था हमारा पेज नंबर 27। और इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। अगर हम बात करें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, तो इसके जो जारी करता है वो जारी करता है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। पहला स्थान कौन जारी करता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार? तो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट हमारा पहला स्थान इसमें, जिसमें जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो इसमें रहा इंदौर। दूसरे पे है जबलपुर। और पहला स्थान जिसमें जनसंख्या 10 लाख से कम है, उसमें है अमरावती। और दूसरे पे है झांसी। और पहला स्थान जिसकी जनसंख्या 3 लाख से कम है, वो है देवास। और दूसरे पे है परवाणु। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का 9वां संस्करण। आयोजन कहाँ पे हुआ है, सॉरी, आयोजन कौन करता है इसका? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। थीम क्या है इसका? कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनः चक्रण करे। सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इसमें इंदौर है। लगातार 8वीं बार ये नंबर 1 पे है। स्वच्छ बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में अहमदाबाद है। सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर वो है प्रयागराज। और सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है पटना, जो कि 21 नंबर रैंक पे है। और 2023 में बिहार का स्थान था 15। अभी रैंक हो गया 21वां, कुछ दिन बाद और खराब होगा। 27 राज्यों में 15वां स्थान था ये, अभी 21वें पे चला गया 27 राज्य में। अभी कुछ दिन बाद देखेंगे कि 27 पे चला गया। क्योंकि हमारा तो रैंक तो सबसे पीछे होना चाहिए ना। अगर हम बात करें कि एजुकेशन में, हेल्थ में, है ना, पॉवर्टी में, इन सब में हम लोग सबसे पीछे हैं, सबसे पीछे, सबसे पीछे। तो इसमें 15, 17, 27 पे रह के क्या करेंगे, कि 21 पे रह के? जब तक सबसे पीछे नहीं जाएंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, है ना। सब कोई आगे जाने की कोशिश करता है, टॉप पे जाने की, हम लोग एकदम टॉप बटन पे जाने की कोशिश करते हैं। जब तक टॉप डाउन पे नहीं जाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक गंदगी फैलाते रहेंगे। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, इसके जो जारी करता है वो है नीति आयोग। 2 अप्रैल 2025 को। शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य जो है वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। अग्रणी राज्य जो है वो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। देख रहे हैं ना, मतलब मेरा बोलने का थोड़ा सा कटाक्ष मतलब था। ये 15 नंबर पे था 2023 में, और 2025 में चला गया 21 नंबर। तो सब कोई क्या होता है, इंक्रीज करता है ना, मतलब खुद में इंप्रूवमेंट लाता है। ये यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, बताइए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आकांक्षी राज्य जो है वो सबसे खराब प्रदर्शन किया है, वो है पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में। नेक्स्ट हमारा नीति नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों के 18 राज्यों के वित्त प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम स्थान जो है वह उड़ीसा का, स्कोर जो है वो 67.8 है। दूसरा छत्तीसगढ़ है और तीसरा गोवा है। बिहार का स्थान है 7वां और उत्तर प्रदेश का भी 7वां है। मध्य प्रदेश का 9वां स्थान है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी करता है, इसका यूएनडीपी है, 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया था। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में से आधे से अधिक 584 बिलियन बच्चे हैं और 18 साल से कम उम्र के हैं। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। सबसे गरीब पूरी दुनिया में, क्या लिखा है, पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। क्या बात है। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी करता कौन है? तो FSSAI। पहला स्थान केरल को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान तमिलनाडु को। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान नागालैंड, और केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर और दूसरा स्थान छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ को। बिहार का स्थान 21वां है और इसमें स्कोर कितना मिला है? तो 36.5। खाद्य सूचकांक में 21वां नंबर का स्थान है। और इधर भी तो 21वें नंबर पे है भैया, स्वच्छता में। इधर भी हम लोग 21वें नंबर पे है, रैंक 21। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना 21वें रैंक पे है।
और ये बिहार का स्थान 27वां। तो पटना वाला 21वां रैंक भी थोड़ा रिलेट करने के लिए ट्रिक है, ऐसा कोई रूल नहीं है ये, ऐसा कुछ। बिहार का स्थान 21वां, स्कोर कितना है 36.5। चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक तो है 23-24। इसके जारीकर्ता जो है वो है नीति आयोग। और प्रथम स्थान जो है केरल एवं उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ को, दूसरा स्थान जो है वो दूसरा जम्मू कश्मीर को। बिहार का स्थान सबसे अंतिम पे है और वो है 57, सतत विकास लक्ष्य SDG। नेक्स्ट हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण हम लोग ऑलरेडी 9वां नंबर का पढ़ चुके हैं। ये 24-25 का एक साथ आया था, लेकिन हम लोग 9th नंबर का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 8 नंबर का है। जारी करता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम था क्या, वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का थीम क्या है, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई पटना का स्थान 77वां। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का सबसे। ये इस डेटा को मुझे लगता है कि ध्यान नहीं रखा जाए, तो 24वां आ गया तो फिर 23वां का जरूरत नहीं है। देखिए दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ना, ये भी अच्छा ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक था ना, अभी तो नहीं आया ना। नहीं। हाँ, इसको पढ़ना पड़ेगा जब तक नया वाला नहीं आता है। जारी करता है नीति आयोग। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार, उसके बाद झारखंड और फिर उसके बाद यूपी। सबसे कम गरीब राज्य तो केरल है। 15-16 से लेके 19-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59 से 19.28 की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65 से 5.67 की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 से 19-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 34% हो गई है। 3% का घटा है। पेज नंबर 27 इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28 की। और ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट, विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक। जैसे अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 कौन जारी करता है, तो जर्मन वाच। और इसके जो कुल देश के शहर या कुल देश या कुल शहर जो है वो 63+ यूरोपीय यूनियन है। डेनमार्क इसमें शीर्ष पे है, जो चौथे नंबर पे है। इसमें भी कोई भी नंबर 1 पे नहीं है, मतलब शीर्ष पे भी चौथे, पहला स्थान खाली, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथे पे डेनमार्क है, 3 स्थान खाली है। भारत का स्थान है 23वां, 2025 में 10th प्लेस पे था। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको कौन जारी करता है, तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जारी करता है इसको। इसमें कुल देश या कुल शहर कितने हैं, तो कुल 38 देश बोल सकते हैं या 38 शहर बोल सकते हैं। शीर्ष पे इसमें स्वीडन है और भारत का रैंक इसमें है 36। वैश्विक जलवायु सूचकांक जोखिम सूचकांक 2025 जारी कौन करता है, तो वो है आपका जर्मन वॉच। इसमें कुल कितने शहर देश हैं उसमें कुछ ये सेंट कम ज्यादा होते रहता है। सेंट विंसेंट ग्रेडाइन ग्रेना ग्रेडा ग्रेनाडाइंस, भारत का स्थान इसमें 15वां है, 2024 में 10वां स्थान था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इसको कौन जारी करता है, तो ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा। टोटल 145 देश हैं इसमें, अमेरिका शीर्ष पर है, भारत का स्थान इसमें चौथा है। नेक्स्ट हमारा एशिया पावर इंडेक्स 2025, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में है ये जारी करता है। 26 देश है इसमें, अमेरिका शीर्ष पे है, भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट है हमारा सतत व्यापार सूचकांक, ये बारी जारी करता है हिनरिच फाउंडेशन और IMD। टोटल 30 देश है। यूनाइटेड किंगडम टॉप पे है, भारत का स्थान 23वां है। वैश्विक भूख सूचकांक, इसको जारी करता है वेंथुग हिल्फे, जर्मन संस्था है। टोटल 123 देश हैं। आर्मेनिया इसमें सबसे टॉप पे है, भारत 102 स्थान पे है। 2024 में ये 105वें स्थान पे था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, हेनले पार्टनर्स इसको जारी करता है, 193 देश है। सिंगापुर इसका टॉप पे है और 50वें नंबर पे, पिछले साल 80 नंबर पे था, इस साल 85 नंबर पे भारत का स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन, इसमें टोटल 176 देश है। हांगकांग इसमें टॉप पे है और भारत का स्थान है 128।
नेक्स्ट हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो। टोटल 139 सदस्य। स्विट्जरलैंड टॉप पे है, भारत का स्थान है 38th। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक आईएमडी, इसमें टोटल देशों की संख्या 16 है। स्विट्जरलैंड टॉप पे है और भारत का स्थान है 63। नेक्स्ट हमारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान आईएमडी इसको ही पब्लिश करता है। टोटल 146 देश हैं। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड टॉप पे है और दिल्ली का स्थान है 104 और मुंबई का स्थान है 106। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में कौन जारी करता है, तो काउंटर पॉइंट रिसर्च, है ना। इसमें टोटल कितने देश हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। सिंगापुर इसमें टॉप पे है। बेंगलुरु 26वें स्थान पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025, अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्था, इसको भी आईएमडी जारी करता है। 67 सदस्य हैं और इसमें सिंगापुर जो है टॉप पे है और भारत का स्थान है 41 और 2024 में 39 था। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, टोटल 167 सदस्य हैं। फिनलैंड टॉप पे है और 99वां स्थान है भारत का। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। अमेरिका टॉप पे है, भारत का स्थान तीसरा है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस 163 देश है इसमें। आइसलैंड टॉप पे है, 115 भारत का स्थान है और 2024 में 116 था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जारी करता है इसको और 118 टोटल देश है। स्वीडन टॉप पे है, 71वां स्थान है भारत का। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी WEF ही जारी करता है। विश्व आर्थिक सूचकांक, टोटल 148 देश है इसमें। आइसलैंड टॉप पे है और 131वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये जर्मन वाच जारी करता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक तो फिर से आ गया 2026 वाला। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच जारी करता है, इसमें डेनमार्क है और भारत का स्थान 23वां है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेनमार्क और भारत का स्थान 10वां। 2024 में 8 पे था, 25 में 2 बार जारी हुआ है ये 23वां स्थान है। कुछ गड़बड़ नहीं ना पड़ रहा है मैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ठीक ही था पर सब कुछ। नेक्स्ट हमारा ये चैलेंजिंग हो सकता है क्वेश्चन। चैलेंज, मानव विकास रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया था। 193 देश है इसमें। आइसलैंड टॉप पे है, भारत का स्थान है 130वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा जारी किया था। टोटल 180 देश में नॉर्वे सबसे प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान है 151। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक ये कौन जारी करता है, मतलब बदल बदल के जारी करता है। 170 देश है, भारत का स्थान है 36वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सतत विकास समाधान नेटवर्क, टोटल 147 देश। फिनलैंड टॉप पे है, भारत का स्थान है 118। 19वीं द कॉमनवेल्थ रिपोर्ट 2026 नाइट फ्रैंक और इसमें टॉप पे अमेरिका है, भारत का स्थान है चौथा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टोटल 180 देश। डेनमार्क टॉप पे है और 96वां स्थान है भारत का। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया था। टोटल 193 सदस्य। फिनलैंड टॉप पे, भारत का स्थान है 108। अगर बात करें हम नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट जारी करता है इसको। 133 देशों में अमेरिका सबसे टॉप पे, भारत का स्थान है 49th। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 वन्य विश्व वन्य जीव कोष WWF 180 देश में लग्जमबर्ग सबसे टॉप पे है और भारत का स्थान है 76वां। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 की बात करें तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा लॉन्च किया जाता है ये और 142 देशों में डेनमार्क टॉप पे है, भारत का स्थान है 69। एआई तत्परता सूचकांक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है। थोड़ा सा ये अलग सलग लग रहा है लेकिन ध्यान रखना है। 174 देशों में सिंगापुर टॉप पे है और भारत इस पे 72वें स्थान पे है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 द इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट लॉन्च जारी करता है इसका। 146 देशों में वियना टॉप पे है जो ऑस्ट्रेलिया की
राजधानी है, ये कैपिटल है। और भारत का स्थान इसमें, शायद भारत का स्थान कुछ स्थान नहीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा 180 देशों में एस्टोनिया टॉप पे है, 176 नंबर पे भारत है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया था, 119 देशों में अमेरिका नंबर 1 पे, भारत का स्थान 39। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, इसको लॉन्च किया, इसको जारी करता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में। 97 देशों में रूस टॉप पे है और भारत का स्थान है 10वां। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इसमें 2023-24 में इसको जारी करता है यूएनडीपी, 193 देशों में स्विट्जरलैंड टॉप पे है और भारत का स्थान है 134वां। ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक। इसी के साथ हमारा ये पेज भी, अच्छा, मानव विकास रिपोर्ट जो है ये ऑलरेडी 25 वाला आ गया, मैं वही देख रहा था। ये ऑलरेडी 25 वाला आ गया, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। मानव विकास सूचकांक 193, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे 134। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका 193 आइसलैंड और 130, स्कोर 0.685। पिछले में बार में हमारा स्कोर क्या था, 0.644, 134वें स्थान पे थे। तो स्कोर भी बढ़ा है हमारा और रैंक भी इंक्रीज हुआ है, तो ये वाला ही ध्यान रखेंगे, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा पेज नंबर 28 कंप्लीट होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या बोलता है कि 21 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण 13 अध्याय में विभाजित किया है और इन अध्यायों का मुख्य बिंदु इस प्रकार है। 13 अध्याय में इसको बांटा गया है। सबसे पहली बात करें तो अर्थव्यवस्था की स्थिति। तो फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4%। फाइनेंशियल 2025 में भारत की वास्तविक रहने का अनुमान है। और वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ी, जो अगले 5 वर्षों के लिए आईएमएफ के 3.2 पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक। ठीक है ना। अगला हम बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 2026 पे जीडीपी वृद्धि 6.3% से 6.8% के बीच होने की उम्मीद रखी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% रह गई है। 2024 में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय 8.2% वृद्धि हुई है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो है वो 7वीं नंबर पे है, ध्यान रखना है। दूसरा हमारा मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास। सकल और गैर निष्पादित संपत्तियों 12 साल के निचले स्तर पर रहा। सकल ऋणों का 2.6% है। 1068 दिवालियापन प्रस्तावों में 3.6 लाख करोड़ की वसूली हुई है। भारत के शेयर बाजार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बीमा प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है। बीमा क्षेत्र में 7.7% और पेंशन के क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हमारा बाहरी क्षेत्र, निर्यात की बात करें तो निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है, जबकि नेक्स्ट है हमारा कि निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में एफडीआई प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि हुई है और यह 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। कीमत कीमतें और मुद्रास्फीति। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.60% तक कम हो गई है। वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईएमएफ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है इसका मध्यम अवधि का दृष्टिकोण।
भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। विकास का सशक्त बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए विनियमन पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से एमएसएमई एसएमई के लिए। नेक्स्ट है निवेश और बुनियादी ढांचा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि उद्योग के बारे में। तो वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक विकास दर 6.2 रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 24 में ऑटोमोबाइल की बिक्री 12.5 की वृद्धि हुई है। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6वें स्थान पर है। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ एमएसएमई क्षेत्र बढ़ रहा है। अगर बात करें सेवाएं की, तो वित्त वर्ष 25 में जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 55.3% हो गया है। और वित्त वर्ष 25 अप्रैल से लेकर नवंबर में सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई है। कृषि और खाद्य प्रबंधन की बात करें, तो वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देती है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में 89.37 एलएमटी बढ़ने की उम्मीद है। मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है। अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी में क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि हुई। जलवायु और पर्यावरण। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 46.8 तक पहुंच गई है। अगर हम बात करें कि 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ स्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल शुरू किया गया है। भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य की वृद्धि है। सामाजिक क्षेत्र की बात करें, तो सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्त वर्ष 2025 तक 15% CAGR की दर से बढ़ा है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गया है। आयुष्मान भारत 1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। रोजगार और कौशल विकास की अगर हम बात करें, तो वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। पिछले 6 वर्षों में ईपीएफओ पेरोल में वृद्धि दोगुनी हो गई है। एआई युग में श्रम। भारत की युवा तकनीकी प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई का लाभ उठाने के लिए तैयार है। एआई के सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र और शिक्षाविद के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। बात करते हैं केंद्रीय बजट की। 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 25-26 पेश किया, जिसमें विकास के 4 इंजन को रेखांकित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के 4 इंजन एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। 4 इंजन इस प्रकार है: कृषि, निवेश, एमएसएमई, निर्यात। ठीक है ना? कृषि, निवेश, एमएसएमई, निर्यात। केंद्रीय बजट 25-26 का थीम था सबका विकास। बजट की थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जो इस तरह से है: गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, हमारे देश के फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए बनाने वाले किसान। पहला इंजन अगर हम बात करें पहले इंजन की बात करें तो कृषि। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दलहनों में आत्मनिर्भरता।
सरकार तूर, उड़द, मसूर और विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय अभियान शुभारंभ करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाले और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बजट अनुमान 2025-26 की अगर हम बात करें तो करोड़ों में है ये रुपये जो है, और ये वर्ष यहाँ पे बता रहा है। जैसे अगर हम बात करें राजस्व प्राप्ति 2025-26 में 34,20,409 करोड़, 34,20,409 करोड़ बजट अनुमान है 2025-26 का, जो राजस्व प्राप्ति होगी। सिर्फ ये पैसा उछला जाएगा। और पूंजी प्राप्ति जो कैपिटल रिसिप्ट है वो होगा 16,44,936 लाख करोड़। ठीक है ना, 16,44,936 करोड़। तो दोनों मिला के जो कुल प्राप्ति मतलब कुल पैसा सरकार के पास जो आएगा वो होगा 50,65,345 करोड़। ठीक है। पिछले साल की बात करेगा 2024-25 की, ये अनुमान लगाया गया था कि पैसा आएगा कितना, तो 31,29,29 और कैपिटल रिसिप्ट से पूंजी निर्माण से प्राप्ति से कितना पैसा आएगा, 16,91,312 करोड़। लेकिन पैसा आया कितना, कुल प्राप्ति ये अनुमान था, कितनी प्राप्ति हुई टोटल, तो 48,20,512। लेकिन अनुमान लगाया गया था कि पैसा आएगा 31,29,200 करोड़, लेकिन पैसा आया सिर्फ और सिर्फ 30,87,960 करोड़। होता है ना कि आपको किस 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 से पैसा लेना है अगले मंथ में। हाँ, मुझे इतने 10 लोगों से पैसा लेना है, 10 लोगों का पैसा मिला कि इतना आएगा, लेकिन उसमें से एक जन नहीं दिया, वो बाद में देगा। वैसे ही 31,29,200 करोड़ अनुमान लगाया गया था, लेकिन 2024-25 जब खत्म हुआ तो पता चला कि 30,87,960 करोड़ ही आया। और कैपिटल रिसिप्ट में अनुमान लगाया गया था 16,91,000, लेकिन आया कितना, तो 16,28,000। तो अनुमान लगाया गया था 48,20,512 करोड़, पैसा आया कितना, तो 47,16,487 करोड़। उसी तरह से 2025-26 के लिए अनुमान लगाया गया है कि इस बार पैसा आएगा कितना, 50,65,345। अब ये पता कब चलेगा, तो 1 फरवरी को पता चलेगा कि असल में पैसा कितना आया है। ठीक है। अब इसमें से जो खर्च होगा, तो जितना पैसा आया है वो टोटल पैसा खर्च हो जाएगा 50,65,345 करोड़, ये खर्च हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि प्रभावी जो पूंजीगत व्यय होगा वो कितना व्यय होगा, तो इसमें से 15,48,000 पूंजीगत व्यय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड, हॉस्पिटल, है ना, यूनिवर्सिटी, ये सब बनाने में। और राजस्व घाटा ये कितना है, तो ये है 5,23,846 करोड़। और प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो है 96,06,054 करोड़ और 96,654 करोड़। और राजकोषीय घाटा है 15,68,936 करोड़। और प्राथमिक घाटा है अगर हम देखें तो वो है हमारा 2,92,598 करोड़। ये 2025-26 का ही डेटा, 24-25 का डेटा की जरूरत नहीं। केंद्रीय बजट रुपया में आता है और रुपया में जाता है। अगर हम बात करें कि पूरे बजट को 1 रुपया मान लें, पूरे बजट को 1 रुपया मान लें, तो उधार और अन्य देता को 24 पैसा उसी को दे दिया जाता है। अगर पूरा पैसा, अगर 100 पैसा है हमारे पास, 100 पैसा मतलब 1 रुपया है, तो उधार में ही 24 पैसा चला गया, बचा कितना, तो आपके पास बच गया 86 पैसा। उसमें से जो निगम कर है, 1 मिनट माफ करेंगे, ये पैसा आता कहाँ से है, मैं उल्टा बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा डिस्टेंस। रुपया आता किधर से है, तो उधार और अन्य देता से ही आता है हमारा 24 पैसा। और कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 17 पैसा।
और इनकम टैक्स यानी आयकर से आता है 22 पैसा। तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? तो उधार से पैसा ला रहे हैं हम। मतलब घर चलाना है अगर, तो सबसे पैसा उधारी में लेके आ रहे हैं। उसके बाद आयकर मतलब इनकम टैक्स जो लगाते हैं। उसके बाद हमारा है जीएसटी। और चौथे नंबर पर है हमारा कॉरपोरेट टैक्स। सीमा शुल्क की बात करें तो वो 4 पैसा है। और केंद्रीय उत्पादक शुल्क 5 पैसा। जीएसटी में हमारा 18 पैसा है। कर विभिन्न प्राप्ति मतलब अलग अलग तरह से जो टैक्स लगा के, ये 9 पैसा। और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति मतलब कोई किसी को हम लोन दिए हैं और उससे जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 1 पैसा। और खर्चा किधर होता है, रुपया जाता किधर है? तो सबसे ज्यादा पैसा हम लोग दे देते हैं ऋण भुगतान करने में ही दे देते हैं। क्योंकि हम सबसे ज्यादा उधार भी तो लेके आ रहे हैं। तो 20 पैसा का उधार का जो ब्याज है उसको देने में चुकाने में खत्म हो जाता है। और करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी जो जीएसटी आ मिल रहा है, जीएसटी जो मिल रहा है, वो जीएसटी में तो स्टेट गवर्नमेंट का भी भागीदारी है। तो 22 पैसा चला जा रहा है स्टेट के पास। उसके बाद हम बात करें तो केंद्रीय क्षेत्र का योजना जो है, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, उसमें 16 पैसा। और केंद्रीय प्रायोजित परियोजना में 8 पैसा। और रक्षा में 8 पैसा। आर्थिक सहायता में 6 पैसा। और वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 8 पैसा। बाकी ये अन्य व्यय में ये सब देखेंगे। कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा? तो केंद्र सरकार का पैसा अगर मान लेते हैं कुल कितना पैसा आने वाला है, मैंने देखा ना 50 लाख, 50,65,345। जिसमें से जो राजस्व प्राप्ति होगा वो 34,20,409। और पूंजीगत प्राप्ति जो होगा वो 16,44,946 तो इतना टोटल पैसा आया हमारे पास। कुल बजट जो हमारे पास आया करोड़ में। तो इसमें से खर्चा कैसे किया जाएगा सरकार का पैसा? तो ब्याज में भर देंगे 12,76,338 करोड़। मतलब इतना पैसा कहाँ क्या करेंगे आप, कुछ तो ये करेंगे ना, हिसाब देंगे ना। और परिवहन पे खर्चा करेंगे 5,48,000। रक्षा पे खर्च करेंगे 4,91,732। और सब्सिडी जो दिया जाता है उसमें पैसा खर्चा हो जाएगा 3,83,407 करोड़। और पेंशन में 2,76,668 करोड़। और ग्रामीण विकास में 2,66,817 करोड़। और इस तरह से बात करें तो गृह इतना याद नहीं रखना है, बस 3 4 ध्यान रखना है ऊपर का, कि सबसे ज्यादा ब्याज देने में 12,76,338। और परिवहन में 5,48,000। रक्षा में 4,91,732। सब्सिडी में 3,83,407 का खर्च करने वाले हैं। अगर हम बात करें जो नई कर व्यवस्था है, उसमें टैक्स स्लैब कैसे लगाया गया है? तो 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 4 से 8 लाख तक 5%। 8 से 12 लाख तक 10%। 12 से 16 लाख तक 15%। 16 से 20 लाख तक 20%। 20 से 24 लाख तक 25%। और 24 लाख से अधिक पर 30%। ये नई कर व्यवस्था में टैक्स की संरचना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ये घाटे की प्रवृत्ति जीडीपी का प्रतिशत। राजकोषीय घाटा देखे तो कितना है? 15,69 लाख करोड़। जीडीपी का 4.4% है राजकोषीय घाटा। और राजस्व घाटा की बात करें, फिस्कल राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा हमारा जीडीपी का 1.5%। और प्राथमिक घाटा 0.8%। और प्राथमिक राजस्व घाटा 0.3%। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। और कपास उत्पादकता मिशन सतत कृषि को बढ़ावा देने देने अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल की गई। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी। मत्स्य विकास, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना। असम में यूरिया संयंत्र, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो आसाम में, ध्यान रखना है। दूसरा इंजन जो है इसका एमएसएमई है। दूसरा इंजन, पहला इंजन क्या था इसका?
6 इंजन की बात किए थे। दूसरा इंजन, पहला इंजन इधर था ना, पहला इंजन कृषि, दूसरा इंजन हमारा क्या है, एमएसएमई। 4 इंजन की बात की थी। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है, जिससे लघु उद्यम के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट का 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की कृषि सुविधा, वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना। एमएसएमई के लिए ऋण कवर, गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चमड़ा और फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम, 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्यात होगा। खिलौना क्षेत्र का विकास, क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। तीसरा इंजन है हमारा निवेश, शहरी चुनौती निधि, शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 25-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन, कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। इस मिशन से 15 करोड़ रुपए लाभान्वित हुए हैं। समुद्री विकास निधि, 25,000 करोड़ का कोष, केंद्र सरकार द्वारा 49% योगदान, जहाज निर्माण, बंदरगाह और रसद बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण को समर्थन करता है। नेक्स्ट है आईआईटी का विस्तार, 65,000 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा, भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है हमारा कि पीएम रिसर्च फेलोशिप, आईआईटी आईआईएससी में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप। डे केयर कैंसर सेंटर, इन्हें अगले इन्हें अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पताल में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 25-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर उपचार की किफायती उपलब्ध सुनिश्चित होगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तक उपलब्ध कराई जाएंगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, इसके तहत 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 एसएमआर का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट हमारा उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना, संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों के शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा में ब्राउन एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर निर्माण ईआरएम परियोजना, मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार आधारित विकास के लिए देश भर में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। चौथा इंजन है हमारा निर्यात निर्यात संवर्धन मिशन, क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। भारत ट्रेड नेट, एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जीसीसी हेतु राष्ट्रीय ढांचा, उभरते हुए द्वितीय श्रेणी टायर 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए
नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत का एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके। एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा, उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्माण को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडारण संरचना का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारा पेज नंबर ये आ गया हम लोग 32 पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लंबा वीडियो हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, पूरे महीने भर पढ़ना है, क्योंकि अगला स्पीडी जो आएगा वो हमारा आएगा 1 जनवरी को। आज हमारा हो रहा है 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। तो आराम से पढ़ते हैं, इसको कंप्लीट पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।